मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आसवी का नोटबुक आईएएस में हाई स्वागत करती हूँ। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। अगर आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, वो चाहे द हिंदू का हो या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का हो या फिर किसी और कहीं न्यूज़पेपर पे आया हो, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई सारा कवर कर दे यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में कब कहाँ से क्या पूछेगा वो हमें नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, क्योंकि बहुत अनसर्टेन चीज़ें हो रही हैं आजकल। तो आपको पता ही है कि कैसे कहाँ से पढ़ना होता है, किसी को नहीं पता है। लोग बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप एनालाइज करेंगे ना कि मतलब क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं, अगर आप डेली 1-2 घंटे पढ़ रहे हो ना करंट अफेयर्स, उसके बाद भी आप स्टैटिक पोर्शन भी कवर करो साथ में, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो भी आपका स्टैटिक से होता है ना वो भी कहीं ना कहीं रिलेट करके पूछता है कि करंट अफेयर्स में अगर चर्चा में कहाँ कहीं रहा होता तो उसी को उसे कोरिलेट करके पूछता है। अभी बताइए, एग्जामिनर को बनाना है क्वेश्चन, ठीक है, हिस्ट्री से बनाना है, पॉलिटी से बनाना है, ज्योग्राफी से बनाना है अगर उसको, तो वो जाके बुक उठा के तो नहीं छानेगा क्वेश्चन बना दूं। वो जो चल रहे होते हैं, मुद्दे चल रहे होते हैं, जो चर्चा में चीज़ें चल रही होती हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड होती हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड होती है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है, उनको उठाकर ही वो पूछ लेता है, ठीक है। रही बात आपका स्टैटिक पोर्शन, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया या फिर कोई और ऐसी चीज जो बिल्कुल फिक्स है, उसके बारे में तो वो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीटेड मोड पे चलते हैं, हर बार वो पैटर्न फिक्स है। तो जैसे अगर आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस किसी भी एग्जाम की, तो आपको पता है आप पीवाईक्यू देख ही रहे होगे। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे किसी बीमारी का इलाज करने के लिए सिम्टम्स क्या है, कैसे कहाँ से बीमारी शुरू हुई थी, सब जानना जरूरी होता है ना। कि अगर अगर आपको पता ही नहीं होगा बीमारी का बैकग्राउंड कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसका इलाज कैसे करना है, तभी तो संभव हो पाएगा ना। वैसे ही अगर आप कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई आप उसके पीवाईक्यू देखिए कि जो एग्ज़ाम हो रहा है सालों से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, एग्जामिनर कोई भी हो, उनका माइंड जो होता है, जो क्वेश्चन सेटअप करने का जो तरीका होता है, वो हर बार ऐसा नहीं कि सेम होता है, लेकिन 90% 90 से 95% तक आपका सेम ही होता है। तो अगर आप डेली अच्छे से देख रहे हो, मतलब अगर आपने एक बार अच्छे से क्वेश्चन देख लिए, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। फिर आपको एक दिशा मिल जाती है, एक मतलब एक सही डायरेक्शन मिल जाता है कि भाई हमें ये पढ़ना है। बिना क्वेश्चन देखे पता चलता बीमारी कोई और है, ट्रीटमेंट किसी और का चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको बीमारी के सिम्टम्स नहीं पता है, बीमारी का बैकग्राउंड नहीं पता है। वैसे क्या प्रिपरेशन चल रही है आपकी कंटिन्यू, कभी ये बुक पढ़ रहे हैं, बुक का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सालों से पूछा ही नहीं गया है, कभी वो बुक पढ़ रहे हैं, कभी मतलब जो रिसोर्स फॉलो कर रहे हो आपको पता ही नहीं है कि सच में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे भी कि नहीं पूछे जाएंगे। कोई हल्का कंटेंट पढ़ रहे हैं अगर, तो उससे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप सही दिशा बनाएं, सही चीज़ें सही टाइम पे फॉलो करें। वरना क्या होता है, एग्जाम्स के अगर महीने भर पहले आपको पता चलता है ओ सिट, ये वाला तो क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन पोर्शन जो मैंने सारा कवर किया है, उससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो ये बुक रही, या फिर ये मटेरियल है, या फिर पॉलिटी का ये सेक्शन है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमी का ये सेक्शन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो फिर आप उसमें सुधार कर नहीं पाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि समय से हर चीज़ का सेटअप बहुत ज़रूरी है, समय से संभलना बहुत ज़रूरी है। समय के साथ साथ अगर आप चलते हो, समय के साथ अगर आप सारी चीज़ अपनी टाइम से कर रहे हो, अच्छी तरीके से कर रहे हो, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। इसे बोलते हैं ना, समय बहुत बलवान करके एक कहावत है। वैसा ही है कि समय के साथ अगर आपने अपने आप को चेंज कर लिया तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। वरना अगर समय ने आपको अपने हिसाब से चेंज कर लिया तो चीज़ें आपके फेवर में फिर कभी नहीं आएंगी, ठीक है। तो कोई नहीं, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। डेली की तरह हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे पहले बहुत सारे, उसके बाद हम जाएंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस पर। आपको पता है हम डेली 5 से 6-7 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हैं, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस बनी हुई है, जो डेली हम प्रैक्टिस करें क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो कंटिन्यूअसली बनी रहे। तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक होने वाला है, ये आपके प्री में भी पूछता है, मेन से भी पूछता है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। आपने देखा है जो हमारी गवर्नमेंट अभी की है, जो बीजेपी सरकार है, वो हमें सब बोलती रहती है हमने इतने रोजगार दिए, हमने उतने रोजगार दिए। लेकिन अभी डाटा आया है, जो सारी चीज़ें आई हैं सामने, उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 10 सालों में, ठीक है, 10 सालों में बोला जाए, 10 सालों में ना ही रोजगार बढ़ा है। रोजगार मतलब अब 1000-2000 रोजगार जो जनरेट कर रहे हो 140 करोड़ की आबादी में, वो तो बिल्कुल पॉइंट के बराबर भी नहीं है। जैसे आप समुद्र से एक बाल्टी निकाल लो, वैसा ही है भाई। अगर आप 140 करोड़ की जनसंख्या को सिर्फ 10,000-20,000 भी जनरेट कर रहे हो रोजगार, तो वो बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। वैसा इसमें भी है कि देखो, ना तो रोजगार बढ़ा है इस गवर्नमेंट में, और ना ही
उनके वेजेस बढ़े हैं, मतलब इतनी सैलरी भी नहीं दी है उन्होंने कि कोई बिल्कुल नाच गा के पार्टी बनाना शुरू कर दी। इतनी सैलरी भी, मतलब सैलरी भी नहीं बढ़ी है, आपने वेजेस भी नहीं बढ़ाए हैं, आपने रोज़गार भी प्रोवाइड नहीं किया है, और जो वेजेस बढ़े भी हैं ना, तो महंगाई आपने इतनी बढ़ा दी है कि वो मतलब जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी में 10,000 रुपये बढ़े, ठीक है, 10,000 रुपये तो मुश्किल से बढ़ाता है कोई। ज़्यादातर कंपनियां जो भी चीज़ें, कहीं भी कोई काम कर रहा होता है तो 1,000 रुपये बढ़ाते हैं, 500 रुपये बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे करके पैसे बढ़ाए जाते हैं। तो अगर किसी की सैलरी में 5,000 बढ़ा, 6,000 बढ़ा, लेकिन क्या है, वो जहाँ रह रहा था उसका रेंट बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा था वो चीज़ें बढ़ रही हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, कपड़े कपड़े जो पहन रहा है वो महंगी, सब कुछ महंगा हो रहा है। मतलब जो अगर वो उसकी सैलरी में 5,000 का इजाफा हो रहा है तो जो खर्चे हैं वो 10,000 बढ़ रहे हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि भाई सैलरी भी नहीं बढ़ी है। तो मतलब जो चीज़ें हैं हम उनको देखेंगे अच्छे तरीके से, ग्राफ क्या बता रहे हैं, कैसे चीज़ें चल रही हैं, देखिए सारा ग्राफ दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर लाइन कुछ ऐसी होती ना कि भाई अभी यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए, या मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो लगता भी कि भाई ये बेसिक चल रहा था, यहाँ पे थे हम रोज़गार के मामले में या फिर वो जो सैलरी दी जा रही थी उसके मामले में। लेकिन क्या है, बिल्कुल लाइन ऐसी ही जा रही है, चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल हो, किसी की भी जॉब की बात की जा रही है यहाँ पे, सबका यही हाल है। सब में कहीं पर भी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं अच्छी, सब में यही चल रहा है कि भाई रोज़गार बहुत कम जनरेट हुआ है, वेजेस भी बहुत कम जनरेट हुए हैं। अगर बात की जाए कि किस सेक्टर में चीज़ें ज़्यादा अच्छी हुई, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। मतलब ये गवर्नमेंट बोलती है ना कि हम रोज़गार पैदा करेंगे, मतलब एम्प्लॉय, काम करने वाले नहीं काम देने वाले बनिए, इसी अप्रोच को बढ़ावा देती है, प्राइवेट चीज़ों को बढ़ावा देती है। तो यही बोला जा रहा है कि बस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला जो सेक्टर है उसमें अच्छा दिख रहा है कि हाँ भाई लोगों ने नए नए बिजनेस स्टार्ट किए हैं और उनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन इसमें भी अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखेंगे तो पता चलेगा 100 लोगों ने 100 बिजनेस डाले थे, उसमें 50 लोगों के 50 बिजनेस ठप हो गए, सिर्फ 50 सक्सेसफुल हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि सबको ही फ़ायदा हो रहा है। तो बिजनेस करना भी सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि देखिए बिजनेस, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50 लाख का लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट किया, फैमिली कंडीशन उसकी बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी चलो स्टार्ट किया, रिस्क लिया कि मैं स्टार्ट करता हूँ, और बिजनेस टफ हो गया। उस 50 लाख को या 50 लाख रुपए जो लोन लिए है ना, उसको चुकाने में उसकी उसकी पूरी मतलब जनरेशन खराब हो जाएगी ना, वो अच्छे से रह पाएगा ना, उसके बच्चे रह पाएंगे, बच्चे बड़े होंगे वो भी यही लोन चुका रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला फैमिली कंडीशंस बहुत बेटर नहीं थी उसकी। तो क्या है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं वो भी इतना मतलब, हाँ कह सकते हैं कि अच्छा है, बहुत सारे लोग रोज़गार दे रहे हैं, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। मान लीजिए जो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने 50 लाख रुपए लाकर इन्वेस्टमेंट किया है या फिर कोई नया स्टार्टअप किया था, वो ठप हो गया, उसकी जगह अगर 50-60 हज़ार रुपये की सैलरी की उसको जॉब मिल गई होती तो वो आराम से रह रहा होता, अपनी फैमिली को आराम से रख रहा होता। इतनी टेंशन में 2 साल बाद 4 साल बाद जब उसका बिजनेस ठप हो जाएगा, जिएगा, वो टेंशन उसकी लाइफ में नहीं होती। तो यही देखा जा रहा है कि भाई जो आप बोल रहे हो कि हमने बहुत रोजगार जनरेट किया है, इस सेक्टर में इतने लोगों को रोजगार दिया है, उतने उतने लोगों को रोजगार दिया है, और बोल भी तो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेंगे इतने सालों में, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। देखिए सारा डाटा दिया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मामले में देखिए दिख रहा है कि हाँ भाई हमने इम्प्रूवमेंट किया है। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी ऐसे चल रहा है सारा, रेगुलर और जो सैलरीड हैं उनको भी ऐसे ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सारे देखिए दिया हुआ है कहाँ पे कितने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया है, ये सारी चीज़ें हैं। जो ग्राफ है ये भी बहुत सही नहीं है, ये दिखा रहा है मेन रेगुलर जो सैलरी वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे है, जो फीमेल रेगुलर वर्कर सैलरी, मतलब ऐसे चल रहा है, ऐसे चला है, ऐसे 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 करके हमें लग रहा है बढ़ रहा है, लेकिन फिर वो यहीं पे आ गया, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ सालों में, यहाँ पे शायद कम इसलिए रहा क्योंकि कोरोना आ गया था, बाकी फिर से थोड़ा ऊपर बढ़ा और फिर वहीं अपनी जगह पर आ गया है। तो अगर आपसे स्टेटमेंट में आकर क्वेश्चन पूछता है कि क्या रोजगार में या फिर लोगों की आमदनी में हाल के कुछ वर्षों में, 5 सालों में, 10 सालों में वृद्धि हुई है या कमी आई है, तो आपको क्या बोलना है, वृद्धि नहीं हुई है ना ही कमी आई है। लेकिन जितनी वृद्धि, मतलब वृद्धि हुई है, लेकिन अगर आपसे कहीं पूछता है कि बहुत वृद्धि हुई है, तो नहीं भाई वृद्धि नहीं हुई है। जो जो दिखना चाहिए था डेवलपमेंट या जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी लोगों को, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। यहाँ पे देखेंगे हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये हमारा इकोनॉमी का पोर्शन है।
क्वेश्चन इससे आपसे बहुत सारे पूछता है। आप कोई भी पेपर उठाकर देखिएगा ना किसी भी सब्जेक्ट का, और या फिर इकोनॉमी का, आप PYQ इकोनॉमी का अगर देखेंगे ना आप, तो आपको पता लगेगा भाई इस सेक्टर से क्वेश्चंस आते हैं, कभी वन लाइनर फॉर्म में आते हैं, कभी स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है, तो जरूर पूछा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए पहला हमारा है डिसएग्विंगिस जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको बोलते थे कि प्रछन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट, जितने लोगों को वो वहाँ से पैसा कमा सकते हैं उससे ज़्यादा उसमें लगे हुए हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है। अभी बताती हूँ कैसे। लिखा देखो, इट इज़ अ फेनोमिनल वेयर इन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। ये यहाँ पर डाल लीजिएगा। मतलब जितने लोगों की आवश्यकता नहीं है उसमें उतने लोग काम कर रहे हैं। इसको डिसिंग्विश्ड जो बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें मान लीजिए एक खेत है, ठीक है, एक परिवार में 5 लोग हैं, ठीक है, तो क्या है, 5 लोग काम कर रहे हैं, मतलब पापा जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, कि लोगों को होता है कि घर पे क्या पड़े पड़े क्या करो, चलो हमारी हेल्प कर देना। चाहे तो जो ये काम है, मान लीजिए 5 एकड़ भूमि है, 5 एकड़ भूमि में 5 लोग लगे हुए हैं। अगर आप ढंग से एनालाइज करेंगे तो इस काम को करने के लिए 2 या 3 लोग सफिशियंट होंगे। तो मतलब यहाँ पे 2 लोग, मिनिमम 2 लोग, मान लीजिए 2 लोग जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, अगर वो काम ना भी करें तब भी उनकी पैदावार जितनी अभी हो रही है उतनी ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई कमी नहीं आएगी। मतलब वो 2 लोग फालतू में काम कर रहे हैं, जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है उतने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मानकर चलिए वो 2 लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हैं, अपनी बेरोजगारी को छुपाने के लिए वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, जो छिपी रहती है, लोगों को दिखती नहीं है, लेकिन सच में वहाँ पे 2 लोग हैं जो बेरोजगार हैं और बेरोजगारी ना दिखे तो वहाँ पे काम कर रहे हैं। सीजनल होता है। सीजनल मतलब हो गया जिस टाइम पे कोई फसल हो रही है, जिस टाइम पे कोई चीज़ चल रही है, उस टाइम लोगों को रोजगार मिलता है। देखिए लिखा है, इट इज़ एम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर। जैसे गन्ने का सीजन मान लीजिए, ठीक है, जो लोग भी गन्ने की खेती करते हैं, या जो मान लीजिए गन्ने का जूस बेचते हैं, गन्ने का जूस जो होता है आपको मिलता तो साल भर है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक डिमांड जो होती है वो गर्मियों के मौसम में होती है, सर्दियों के मौसम में आपको शायद ही देखने को मिले, ठीक है। तो क्या है, और भी जैसे ऐसे बहुत सारी फसलें हैं जो सीजनेबल होती हैं, जो आपको कुछ ही सीजन में मिलती हैं, बाकी पूरे साल वो खाली पड़ा रहता है। तो ऐसे लोग भी बेरोजगार हो जाते हैं जब उनके जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं उसका सीजन नहीं चल रहा है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखें, स्ट्रक्चरल है। ये देखिए क्या लिखा हुआ, इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल्स ऑफ द अवेलेबल्स। मान लीजिए आपको कंप्यूटर ठीक करना आता है, ठीक है, कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर होता है, उसमें कोई इश्यू होता है, आपको फिक्स करना आता है, लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 जो नए लैपटॉप्स आए, नए कंप्यूटर्स आए, उसमें उन्होंने वो सॉफ्टवेयर हटा करके दूसरा सॉफ्टवेयर डाल दिया। अब आपको वो ठीक करना नहीं आता है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो गया, तो आप क्या है, पहले एम्प्लॉयड थे लेकिन अब बाहर हो गए। जैसे क्या था, जब पहले लोग हथकरघा वगैरह बहुत चर्चा में था, लोग हाथों से चीज़ें बनाते थे, साड़ियाँ कलर करते थे, साड़ियों में कढ़ाई करते थे, या कोई और चीज़ मान लीजिए जो हाथों से बनती थी। अब क्या हो गया, लोगों के अब क्या हुआ, मशीनें आ गई, तो क्या हुआ, उनके स्ट्रक्चर एक तरीके से स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज, कल्चर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। उसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि अब जितना काम वो 10 दिन में कर रहे थे उतना काम उनका 1 दिन में हो रहा है। ऐसा ही किसी भी चीज़ में मान लीजिए किसी के पास कोई भी कौशल है, कोई भी स्किल है, वो काम कर रही है अभी, तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। जिस दिन वो आउटडेटेड हो जाएगी, चीज़ें नए तरीके से आ जाएंगी मार्केट में, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर इसमें क्या है, साइक्लिक है। देखिए, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस ड्यूरिंग अ रिसेशन डिक्लाइन विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एक तरीके से साइक्लिक है, ये तो चेंज होती रहती है। जैसे क्या होता है, जब महंगाई जब बढ़ जाती है तो बेरोजगारी दर भी बढ़ जाती है, ठीक है। जब महंगाई घट जाती है तो बेरोजगारी दर भी घट जाती है। ये अब रिसेशन हो गया, इकोनॉमी बहुत स्लो चल रही है, बहुत डाउन चल रही है, सारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं, गवर्नमेंट घाटे में चल रही है, वो तो फायरिंग करते हैं सारे लोग, सारी कंपनियां फायरिंग कर रही होती अपने अपने यहाँ से एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही होती हैं। तो जो ये साइक्लिक है ना, इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार जाता है, ठीक है, जाता है मतलब जो लोग एम्प्लॉयड हैं उन वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो इसको तक साइक्लिक बोलेंगे कि कोई चीज़ चेंज हो रही है इकोनॉमी में, उसकी वजह से आप किसी की जॉब जा रही है, जॉब मिल रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उसको साइक्लिक बोलेंगे। ये परमानेंट नहीं है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। एक टेक्नोलॉजिकल होता है, इट इज़ द लॉस ऑफ जॉब ड्यू टू चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी। ये वाला
और ये वाला एक तरीके से थोड़ा थोड़ा सेम ही रहता है कि जैसे इसमें बोला कि कुछ चेंज हुआ उसकी वजह से जो लोग काम कर रहे थे पहले वो बाहर हो गए, ऐसे टेक्निकल है। अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो जाए, जैसे कोई भी व्यक्ति है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो काम कर रहा है किसी ऑफिस में, ठीक है, फिर लेकिन आजकल क्या है, कंपनियां अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेनिंग भी दिला देती हैं, लेकिन जिसको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है वो इस फील्ड से बाहर हो जाता है। उसने पता चले 5 साल पहले कोई चीज़ सीखी थी, उस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा उसका यूज़ था, लोग पागल थे कि हाँ हमें इस स्किल वाला व्यक्ति चाहिए अपनी कंपनी में, लेकिन क्या हुआ बाद में उस स्किल को रिप्लेस कर दिया किसी नई स्किल ने, कई नई किसी नई टेक्नोलॉजी ने, तो क्या वो बेरोजगार हो जाएगा, उसको सीखना पड़ेगा, सीख लेगा तो उसको फिर से रोजगार मिल जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, टेक्निकल हो गया, ठीक है। फ्रिक्शनल क्या होता है? फ्रिक्शनल होता है जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति कहीं पे नौकरी कर रहा था, ठीक है, उसको वहाँ पे सैलरी, उसको वहाँ से फायर कर दिया गया या उसने खुद छोड़ दिया, लेकिन फिर बीच में 5 महीने बाद, 5 महीने का उसने गैप लिया, फिर 5 महीने बाद उसने दोबारा ज्वाइन किया, तो जो 5 महीने का गैप मिला ना उसको, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है, लिखा देखिए, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कॉल्ड सर्च अनएम्प्लॉयमेंट refers to the time lag between the jobs मतलब टाइम लैग किसके बीच में, इनका किसके बीच का, जॉब्स, एंड व्हेन एन इंडिविजुअल इज सर्चिंग फॉर द न्यू जॉब और इज स्विचिंग बिटवीन जॉब्स। मतलब क्या बोला, जब लोग कंटिन्यूस से स्विच करते थे, कभी इस कंपनी में काम किया 2 महीने घर में बैठे, फिर तीसरी कंपनी में काम किया, तो जो बीच का गैप होता है कि 2 महीने बेरोजगार रहा, फिर 4 महीने बेरोजगार रहा, फिर 5 महीने बेरोजगार रहा, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको हम यहाँ पे काउंट करते हैं कि फ्रिक्शनल बेरोजगारी है वो, ठीक है। ये सारा समझ में आ गया आपको? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछता है कई बार, और कई बार आपसे पूछता है कैसे, वन लाइनर फॉर्म में। जो अगर आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो तो आपको वन लाइनर फॉर्म में पूछ लेगा कि स्ट्रक्चर, इसको हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक। लिख देती हूँ, देखो जिस जिसकी हिंदी आएगी उसकी हिंदी में यहाँ लिख दे रही हूँ, जिसकी नहीं आएगी, आपके पास, सबके पास फ़ोन है, सबके पास गूगल, आपको पता है कैसे यूज़ करना है, आप एक बार गूगल से लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया प्रच्छन्न या छिपी हुई, ठीक है, प्रच्छन्न बोलते हैं या छिपी हुई, ठीक है। सीजनल हो गया, मौसमी बोल देंगे इसको, इसको संरचनात्मक बोलेंगे, इसको साइक्लिक को आप साइक्लिक ही रखिएगा। ये टर्म तो आपको समझ में आ रहे होंगे ना, टेक्नोलॉजी वाला टेक्नोलॉजी रखिएगा, ठीक है, और ये फ्रिक्शन वाला फ्रिक्शन रखिएगा। अगर इनका कोई गूगल ट्रांसलेट करके देता है आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या है, वो ये है, देखिए साइक्लिक से आपको पता चल रहा है साइकिल चल रही है किसी चीज़ की, उसमें चेंज हो रहा है, और टेक्नोलॉजी में आपको पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। फ्रिक्शनल का याद रखिएगा, फ्रिक्शनल का थोड़ा सा डिफरेंट है और ये सबसे अलग है। मतलब इसमें क्या, जो व्यक्ति है वो रोजगार में है, उसको जॉब मिला हुआ है, लेकिन वो अपनी मौज मस्ती की वजह से, अपने बेटरमेंट के लिए कि भाई उसको कहीं जॉब अच्छी नहीं लग रही है, कहीं काम कर रहा है, वहाँ पे उसकी बन नहीं रही है, उसको सैलरी जितनी मिल रही है उसको सफिशियंट नहीं लग रही है, वो दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहता है, तो ऐसी चीज़ों में आपको फ्रिक्शनल मिलेगी, ठीक है। आई थिंक इसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कुछ ऐसे ही बोलेंगे, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, गूगल में ये तीनों को एक बार चेक कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसके बारे में, देखिए क्या लिखा है ऊपर, ऑर्गन डोनेशन के बारे में। बोलते हैं अंगदान महादान, ये कोटेशन चलती है कि अगर आप अंगदान कर रहे हो, भाई जीते जीते नहीं करना, जीते जी नहीं करना है, मरने के बाद अंगदान जो होता है वो महादान होता है जी। पता चला किसी ने मेरी कोटेशन सुन के कि अंगदान महादान है, जाकर अपने किडनी डोनेट कर दी, फिर इन फ्यूचर क्या हुआ, उसको किडनी की जरूरत पड़ गई, तो उसको याद आएगा मैडम ने बोला था कि किडनी डोनेट कर दीजिएगा, और हमने डोनेट कर दी, देखो आज हमको खुद ही जरूरत पड़ रही है। अभी नहीं डोनेट करना है आपको, ठीक है। जब लोग मर जाते हैं तो उनको डोनेट करना चाहिए, तो जो जीवित नहीं है उसके किसी काम का तो है नहीं, लेकिन क्या है, अगर उसके पार्ट किसी के लिए यूज़ हो जाएंगे, किसी को नया जीवन मिल सकता है, तो भाई बिल्कुल डोनेट करना चाहिए उसको। तो अंगदान महादान इसीलिए ही बोला जाता है। चलिए ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो इंडिया में कौन कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जो अंगदान कर रहे हैं, जहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है कि भाई हाँ वहाँ के लोग जो हैं थोड़ा इस चीज़ को लेकर सकारात्मक प्रक्रियाएं दिखा रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हैं कि भाई अगर किसी की डेथ हो गई है तो वैसे भी उसको जला देना है, दफना देना है, मिट्टी में मिल जाएगा, इससे अच्छा है उसके शरीर के कुछ पार्ट्स अगर किसी व्यक्ति के काम आ जाते हैं, उसको नई जिंदगी मिल जाती है, तो इससे अच्छा हमारे लिए क्या होगा। हम उस, अगर जैसे मान लीजिए आपके गली मोहल्ले में कोई व्यक्ति बीमार है, उसको किडनी की ज़रूरत है, और आपके किसी गली मोहल्ले में किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ डेथ हो गई,
और देखिए आप जाकर उसको दफना आएंगे या जला आएंगे तो वो आपका किसी काम का नहीं है, वो व्यक्ति भी मर जाएगा बेचारा, वो तो मर ही गया है। अगर आपने उसका कोई पार्ट जैसे किडनी खराब थी या हार्ट फेलियर हो गया था, अगर वो व्यक्ति वो चीज़ किसी दूसरे व्यक्ति में लग जाती है तो देखिए वो एक तो पहले पूरी जिंदगी भर आपके लिए शुक्रगुजार रहेगा, और आप उस व्यक्ति को देख करके अगर पॉजिटिव हुए, थोड़ा सा फिलोसफिकल है, मतलब फिलोसफिकल है थोड़ा सा कि हाँ कैसी बातें हो रही, लेकिन क्या है आप उस व्यक्ति को देख करके थोड़ा सा ये याद कर सकते हो कि भाई हमारा फैमिली मेम्बर था क्लोज और उसका ये ऑर्गन इस व्यक्ति के अंदर है, तो आप पॉजिटिव थोड़ा सा हो सकते हैं उस चीज़ को लेकर के। तो मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है, हमारे यहाँ पे डे सेलिब्रेट किए जाते हैं बहुत सारे, ताकि लोगों को थोड़ा जागरूक किया जा सके इन बारे में, इन सब बारे में। भाई आप ऑर्गन डोनेशन कीजिए, आफ्टर डेथ आप फॉर्म भर दीजिए, ऐसी चीज़ें करिए, सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो हम देखेंगे हमारे इंडिया में डोनेशन जो है कहाँ कहाँ पे कितना देखने को मिलता है, और डोनेशन करते हैं लोग या नहीं करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डोनेशन कौन कर रहा है और उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, डोनेशन कराने की स्ट्रैटेजी क्या है। वैसे ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी आई थिंक एक महीने हो गया होगा इस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ाए हुए, तब चर्चा में था, तो मैंने आपको ऑलरेडी कराया था, लेकिन आज हम दोबारा देखेंगे इसको, ठीक है। क्या लिखा है देखिए इसमें, हमारी हेडिंग क्या है, एडवांसिंग इक्विटेबल एक्सेस टू किडनी, किडनी केयर के बारे में है। लेकिन हम यहाँ पे किडनी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, किडनी मतलब किडनी के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, किडनी के बारे में पढ़ेंगे हम। लेकिन किडनी के साथ साथ और भी ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, जो आँखें यूज़ हो जाती हैं, हार्ट यूज़ हो जाता है, और क्या ब्लड वगैरह, ब्लड भी तो आपका पार्ट, आपका मतलब ऑर्गन का पार्ट ही एक तरीके से, मतलब बॉडी का पार्ट ही है ना ब्लड वगैरह भी। तो जो जो चीज़ें डोनेट होती हैं उन सबके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये जो मैप दिख रहा है ना आपको, ये जो ग्रीन पार्ट है, जहाँ जहाँ आपको ग्रीन दिख रहा है ना, लिखा स्टेट विथ डिक्रीज ऑर्गन डोनेशन एक्टिविटी। तो जहाँ पे आपको ये जो चीज़ें हैं, देखिए ये वाला पोर्शन जो ग्रीन है वहाँ पे डोनेशन अलग तरीके से हो रहा है, और जो पोर्शन अलग यहाँ पे हमारे दूसरा दिख रहा है, यहाँ पे डोनेशन अलग तरीके से दिख रहा है। तो हम इनको यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इसमें। ये इमेज क्लियर आ रही है आपको। ये ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया का एक तरीके से है कि हाँ, पहले जो 2013 में सिर्फ 313 लोग ऐसे, 313% या 313 लोग ऐसे जिन्होंने डोनेशन किया था, जिनको मिला था। 2017 तक का डाटा है, यहाँ पे 905 हो गया है। आपको लग रहा है 905, इतने करोड़ की आबादी है 905। अभी देखिए डाटा, जरूरत कितने लोगों को होती है, मिलता कितने लोगों को है। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्गन डोनेशन रेट ऑफ अबाउट 0.52% मिलियन पॉपुलेशन। डोनेशन की बात कर रहा है, मतलब 0.52% लोग डोनेट करते हैं मिलियन पॉपुलेशन में, इतनी कम है। मतलब आधे लोगों को तो पता ही नहीं है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, अगर डॉक्टर ने किसी के ऑर्गन, देखिए होता ये है, कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि बिना बताए किसी परिवार वाले के, मतलब किसी, मतलब कुछ हॉस्पिटल या डॉक्टर्स इतने गंदे होते हैं, इतने घटिया होते हैं वो लोग, कि जीते जीवित व्यक्ति के अंदर से पार्ट्स निकाल लेते हैं, उसको पता भी नहीं चलता। बाद में जब मरता है, ऑटोप्सी अगर होगी उसको, तो लोगों को पता चलता है कि भाई इसके एक ही किडनी थी, इन्होंने 10 साल पहले वहाँ पे ऑपरेशन कराया था तो उन्होंने किडनी निकाल ली थी। कुछ लोग होता है कि कोई व्यक्ति है, मरने वाला भी नहीं है, वो मरा भी नहीं, उसको डिक्लेयर करके उसके पार्ट बेच लेते हैं डॉक्टर्स वगैरह। तो चीज़ें ऐसे दिखती हैं, इसलिए वो लोग डरते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि हमारा जो हमारा मतलब फैमिली मेम्बर है वो जिंदा हो, और ये जो साइन करवा रहे हैं कि आप ऑर्गन डोनेट करेंगे, जीते जी इसको मार के सारे उनके पार्ट्स निकाल लें। तो आप ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा जागरूकता फैलाने के लिए अभी सरकार को और मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए चीज़ें ऐसी चल रही हैं। लेकिन हमें फिर भी डोनेशन वगैरह के बारे में थोड़ी चीज़ें और अच्छे तरीके से सोचनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इतना कम एक तरीके से हो रहा है डोनेशन। डोनेशन रेट इन स्पेन, सबसे ज़्यादा स्पेन में होता है। क्यों होता है बताऊंगी अभी आपको। द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है 49.6 पर मिलियन पॉपुलेशन, 49.6% है पर मिलियन पॉपुलेशन। डोनेशन रेट इतना ज़्यादा है, 0.52 इतना परसेंट चला था पर मिलियन, ठीक है, ये पर मिलियन है यहाँ पे। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई स्पेन में इतना क्यों हो रहा है। आपने कभी जोमेटो या स्विगी वगैरह यूज़ किया है, उसमें जब कभी आप कोई भी खाना ऑर्डर करते हो तो पहले स्टार्टिंग में क्या था, कटलरीज वगैरह, मतलब चम्मच हो गया या फिर कोई चीज़ ऐसी होगी जिसके खाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग नहीं भी यूज़ करते हैं उसको, अपने घर के बर्तन यूज़ करते हैं, अपने घर का चम्मच यूज़ करते हैं, वो वाला प्लास्टिक वाला पड़ा रहता है, ऐसे नहीं यूज़ करते हैं। तो पहले क्या था, स्विगी और जोमेटो ना, जोमेटो खासकर जोमेटो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता था। मतलब
कटलरीज भेज रहा है वो अपनी तरफ से, आप नहीं टिक नहीं भी मांग रहे हो तो भेज रहा है। फिर जोमेटो को लगा भाई वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, हमारा पैसा भी जा रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इन चीज़ों से। उसने क्या किया, वहाँ पे एक ऑप्शन दिया कि आपको कटलरी अगर आपको कटलरी चाहिए तो आप टिक करिए। तो उसको उसको बाद में रियलाइज हो कि भाई आधे लोगों को चाहिए ही नहीं थे, लोगों ने टिक करना ही बंद कर दी, टिक करना ही नहीं था, उनको चाहिए भी नहीं था, बस भेज रहे थे तो पढ़ वो मिल रहा था उनको तो रख रहे थे। ऐसे स्पेन में हुआ है। स्पेन में क्या है, स्पेन में एक पॉलिसी है, अगर आपको ऑर्गन डोनेशन नहीं करना है तो आपको एक फॉर्म भरना होगा। अगर आप वो फॉर्म नहीं भरते हो तो आपके मरने के बाद आपके जो ऑर्गन्स है वो ऑटोमेटिक ही डोनेट हो जाएंगे, मतलब समझ रहे हैं। तो अब मान लीजिए कोई एक लोकेलिटी है, वहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, 100 लोगों में से 75 लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, मतलब वो चाहते हैं कि भाई डोनेट हो जाएगा, ठीक है। और जो 25 लोग भर कर आएंगे ना, वो तो उनको भी लोग सोचेंगे यार देखो कैसे हैं, मतलब मरने के बाद ही पता नहीं अपने ऑर्गन्स का क्या करेंगे, ये वो ऐसे करके हो सकता है वहाँ पर चीज़ें फैलें। लेकिन क्या है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं भरना, तो उनके डोनेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है डोनेशन की, तो एक अच्छी है, ऐसी स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए जिससे लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है लेकिन कुछ लोगों का फ़ायदा जरूर हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। स्पेन हैज़ एन ऑप्ट आउट सिस्टम वेयर अ पर्सन इज, ये इसे देखिए लिखा हुआ है, अगर उसने स्पेसिफाइड नहीं किया है तो वो डोनेशन उसका डोनेट मतलब जो भी उसके ऑर्गन्स हैं वो डोनेट कर दिए जाएंगे। ऑर्गन डोनेशन हैज़ इंक्रीज्ड, हाउएवर द नंबर ऑफ डिक्रीज डोनेशन हैज़ रिमेन्ड लोअर देन द नंबर ऑफ डोनेशन फ्रॉम लिविंग पर्सन्स। बोल रहा है कि जो मरने के बाद डोनेशन हो रहा है ना वो तो ठीक है, लेकिन जो लिविंग पर्सन्स हैं उनकी संख्या अभी बड़ी नहीं है। ओनली 14.0% ऑफ द टोटल ऑर्गन्स हार्वेस्टेड इन 2021, 2021 में सिर्फ 14.0% टोटल ऑर्गन्स ऐसे थे जो टाइम पे लोगों को मिले और जो टाइम पे लोगों को मिलने के बाद उनका सही यूज़ किया जा सका है, बाकी सारे वेस्ट हो गए, ठीक है। पर डिक्रीज, फिर क्या है, वर डिक्रीज डिक्रीज्ड डोनर्स मच लेस देन 16.77%, 2019 में इतने थे। और सारे दिए हैं। अगर बात की जाती है आपसे कि कौन कौन से ऑर्गन जो है डोनेट किए जाते हैं, तो किडनी हो गई, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया एंड पैंक्रियाज वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर बात करें 2021 में ओनली 1743 इतने ही मिले थे टोटल। अ लिटिल मोर देन 14% वर फ्रॉम डिक्रीज डोनर्स। द नंबर्स हार्वेस्टेड इन 2021 वर क्लोज टू हाईएस्ट इन द लास्ट 5 ईयर्स। देखिए बोला जा रहा है कि ये 2021 में जो टोटल मिले थे ऑर्गन्स वगैरह, वो 2019 के डाटा से 2019 के डाटा से मान लीजिए और भी कम थे। मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई बढ़ नहीं रहा है डाटा टाइम के साथ साथ, और भी कम हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं अपने आप पे। बात करें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, देयर इज़ आल्सो अ जोग्राफिकल स्क्यू इन डिक्रीज डोनेशन। जो डिक्रीज डोनेशन का एक जोग्राफिकल उन्होंने निकाला है। ऑल बट 2 डिक्रीज ऑर्गन डोनेशन इन 2021 इन द 15 स्टेट्स विद द टॉप 5। अगर बात करें कौन कौन टॉप 5 स्टेट्स हैं, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका अकाउंटिंग फॉर मोर देन 85%। ये सारा हो गया हमारा, ठीक है। ये सारा देखिए दिया हुआ है डाटा कि कहाँ पे बढ़ा हुआ है। देखिए डिक्रीज की बात की जाए तो ये है लिविंग जो बीइंग है, मतलब कितने लोगों को मिला है, जीवित हैं, ये सारा दिया हुआ डाटा आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे हमें जो है इंक्रीज क्यों करना है, जो डाटा जो मतलब डोनेशन डिक्रीज हो रहा है, जो घट रहा है, उसको हमने क्यों बढ़ाना है। तो क्या है, गैप इन द नंबर ऑफ ऑर्गन नीडेड। जितनी ज़रूरत है ना और जितने मिल रहे हैं उसके बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर लोगों को ज़रूरत है, मतलब कितने लोगों एक 1.5 से लगभग 2 लाख लोगों को ज़रूरत होती है ऑर्गन्स की, लेकिन मिल कितने को रहे हैं, ये किडनी की बात हो रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 8,000 लोग ऐसे हैं जिनको मिल रही है। मतलब डिमांड ज़्यादा है, अब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो पाए, मतलब लोग डोनेट कर नहीं रहे हैं, चाहे जीवित हों चाहे मरे हुए हों, लोग डोनेट कर नहीं रहे, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है इस मामले में, ठीक है। देखिए लिखा हुआ ऑफ द 80,000 पर्सन विच रिक्वायर्स लीवर ट्रांसपोर्ट ओनली 1800 गेट। 80,000 लोगों को लीवर चाहिए होता है, लेकिन कितने लोगों को मिल रहा है, सिर्फ 1800 लोगों को। फिर लिखा है 10,000 हु नीड अ हार्ट ट्रांसप्लांट ओनली 200 गेट। 10,000 लोगों को अगर हार्ट प्लांट की ज़रूरत है, लिस्ट लगी है 10,000 लोगों को ज़रूरत है, तो सिर्फ 200 लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट मिलता है, ठीक है।
प्रेवलेंस ऑफ लाइफस्टाइल डिसीज, मतलब एक तो ऐसा है, देखिए कई बार होता है कि कोई व्यक्ति अगर बोल भी देना कि ठीक है आप हमारा हार्ट यूज़ कर लीजिएगा, किडनी यूज़ कर लीजिएगा, लीवर यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल भी ऐसी होती है ना कि उनके पार्ट किसी काम के नहीं होते हैं, ऑलरेडी इतने इन्फेक्टेड होते हैं, इतने डैमेज्ड होते हैं कि कई बार मिलने के बाद भी यूज़ नहीं हो पाता है। किसी का जो ऑर्गन मिला है वो इतना लेट पहुंचा है कि वो अब मतलब वर्किंग कंडीशंस में नहीं है। तो चीज़ें बहुत सारी ऐसी ऐसी होती हैं जिसके कारण क्या होता है कि डोनर मिल भी जाता है तब भी चीज़ें अच्छी नहीं हो पाती हैं। देखिए आजकल लोगों का खान पान ऐसा हो गया है ना कि चीज़ें ना अच्छी चल नहीं रही। देखिए लिखा हुआ है लाइक हार्ट एंड लंग्स कैन बी रिट्रीव्ड ओनली फ्रॉम डिसीज डोनर्स। लिखा अगर किसी को सिर्फ कोई बीमारी हुई है तभी हम उनके हार्ट और लंग्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओनली हार्वेस्टेड फ्रॉम ब्रेन डेड पर्सन, सिर्फ ब्रेन डेड पर्सन से यूज कर सकते हैं अगर हमें ये चाहिए होगा, क्या हार्ट और लंग्स वगैरह चाहिए। विदाउट डिसीज्ड डोनेशन अ प्रीसियस जो होता है रिसोर्स इज वेस्टेड। अगर डिसीज डोनेशन है तो कई बार होता है कि कई बार डोनेशन बताया ना मेरे को, डोनेशन मिलता भी है फिर भी हमारे काम का नहीं होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी चलती हैं या उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी रही होती है जो हमारे किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। अगर बात करें हमारे नोटो के बारे में, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, ये कहाँ पर लोकेटेड। अगर देखिए ऑर्गन से रिलेटेड आपसे कुछ पूछता है तो ये पूछेगा कि हमारे इंडिया में कितने % ऑर्गन डोनेशन होता है, किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, किन क्षेत्रों में कम हो रहा है, रीजंस क्या है कम होने के या ज़्यादा होने के, ठीक है। ये पूछेगा ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कंट्री जहाँ पे ऑर्गन डोनेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछेगा आपसे कि नेशनल लेवल पर हमारी कौन सी संस्था है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है इनके लिए। यहाँ पे रीजनल भी देखेंगे हम, स्टेट वाइज भी देखेंगे, सारी देखेंगे, ठीक है। बात करें अगर नोटो की, देखिए यहाँ पर नोटो लिखा है ना, नोटो है यहाँ पे, रोटो मिल जाएगा आपको, सोटो मिल जाएगा, ये स्टेट वाइज है, रीजनल है रोटो, ठीक है। अगर बात करें नोटो की तो यहाँ पे क्या है, नोटो मतलब एन मतलब न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में है लोकेटेड है। नोटो इज सेटअप अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वगैरह की चीज़ें देखते हैं, ये हमारा मंत्रालय ही ये सारी देखता है, ठीक है। मैं कुछ देख रही हूँ, ठीक है, सारी चीज़ ठीक है हमारी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है ये, अगर आपसे पूछता है कि नोटो किसके अंतर्गत काम करता है तो जो हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसके तहत काम करता है। इट हैज़ 2 डिवीजन्स वगैरह, इसके 2 डिवीजन्स हैं, कैसे हैं, नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क, नेशनल बायोमेट्रियल सेंटर्स, ठीक है। एट द रीजनल लेवल 2 तरीके से काम करता है, एट द रीजनल लेवल काम करता है रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको रोटो बोलते हैं। 5 रोटोज हमारे यहाँ पर हैं, मतलब 5 रीजनल ऑलरेडी सेटअप किए जा चुके हैं, अलग अलग रीजन्स में है ये चंडीगढ़ होगा, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई होगा, कोलकाता, गुवाहाटी। तो आपसे अगर पूछता है कि रोटो क्या है तो रीजनल है, जहाँ पे ट्रांसप्लांट वगैरह होता है किसी भी टिश्यू का, किसी भी पार्ट का। और कौन कौन से हैं तो आपके आ रहे हैं, चंडीगढ़ हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई होगा, कोलकाता और गुवाहाटी, ये आपको 5 जगह मिल जाएगा। बात करें दूसरा क्या है, इसने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कलर चेंज कर देती हूँ, 2 डिविजन्स हैं इसके, एक रोटो हो गया, एक सोटो हो गया, ठीक है। सोटो मतलब स्टेट वाइज। एट द स्टेट लेवल स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा सोटो है, ठीक है, ये हैव बीन इस्टेब्लिश्ड इन 12 स्टेट्स, तो 12 अलग अलग स्टेट्स हैं जहाँ पे इसकी स्थापना की जा चुकी है। आप इनका नाम मुझे 12 स्टेट्स कौन कौन से हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड तो कम कमेंट आते हैं, कोई फनी चीज़ बता दो तो खूब कमेंट करते हैं। कुछ लोग तो मेरे कपड़े भी पूछते रहते हैं कि मैडम टॉप कहाँ से लिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, बता दूंगी आपको मैं टॉप कहाँ से लिया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, नेक्स्ट ये देखिए, ये फोटो देख रहे हैं ना आप, कहाँ की लग रही है आपको, ये फार्मूला 1 बाइक्स हैं, रेसिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है ना, आपने देखी होंगी मूवीज़ वगैरह में, कोई रेसिंग वाली मूवीज़ देखिए उसमें आपको देखने को मिलेगा, इनको बोलते हैं फार्मूला 1 बाइक्स। ये आप यकीन नहीं मानेंगे, ये आपकी कश्मीर की फ़ोटो है,
जिसको लोग बोलते टेररिज्म का क्षेत्र है, टेररिस्ट बहुत हैं ज़्यादा वहाँ पे। अगर ऐसी डेवलपमेंट होता रहा ना, जो जो स्विट्जरलैंड लोग जाते हैं ना हनीमून मनाने के लिए, वो कश्मीर जाएंगे, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब बोलते हैं कि जो स्विट्जरलैंड, इंडिया का जो स्विट्जरलैंड है वो जम्मू कश्मीर, कश्मीर को बोलते हैं। कश्मीर की वादियाँ जो हैं, वैली वगैरह है, बहुत खूबसूरत है। अगर अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा ना तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। तो ये फ़ोटो वहीं की है। फ़ोटो देखिए, कहीं पे आप किसी यूपी में चला दीजिए ये वाली बाइक्स, हिमाचल प्रदेश में चला दीजिए, किसी अलग स्टेट में चलाएंगे कोई चर्चा नहीं करेगा कि भाई ठीक है बाइक की तो स्पोर्ट बाइक की तो चलने की क्या दिक्कत है। लेकिन कश्मीर में चली है तो ये अपने आप में लोग इतना मतलब एक्साइटेड हो रहे हैं कि भाई अच्छा, मतलब वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे। तो हम ये देखेंगे कि कहाँ पे चलाई गई हैं, चीज़ें कैसे चल रही हैं वहाँ पे। ठीक है, डल लेक है, जो आपको फोटो दिख रही है ना यहाँ पे, जो फोटो दिख रही है ये डल लेक है, जहाँ पे लोग टूरिस्ट वगैरह बहुत जाते हैं घूमने के लिए, डल लेक है। तो डल लेक के बारे में देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिखा है डल लेक। आपसे पूछता है डल लेक कहाँ पे, कश्मीर में है, श्रीनगर। इट इज़ अ लेक इन श्रीनगर, द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। जब जम्मू कश्मीर की जो समर कैपिटल होती है वो कहाँ पर होती है, श्रीनगर में है। तो श्रीनगर में देखने को मिल जाएगा। इट इज़ एन अर्बन लेक है, शहरी लेक है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। द लेक इज लोकेटेड इन द जबरवान माउंटेन्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि डल लेक कौन से माउंटेन पर है तो जबरवान माउंटेन वैलीज पर मिल जाएगी। इट इज़ इन द फुट हिल्स ऑफ द शंकराचार्य हिल्स, शंकराचार्य हिल्स के फुट में मिल जाएगा आपको। विच सराउंड्स इन 1-3 साइड्स, जो उसके 1-3 भाग को कवर करता है। ठीक है, इट इज़ नेम द लेक ऑफ फ्लावर्स, जिसको लेक ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं। ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द कश्मीर और श्रीनगर ज्वेल। एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, या तो बोलते हैं लेक ऑफ द फ्लावर, फूलों की झील बोलते हैं इसको एक तरीके से, या फिर बोलते हैं ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, कश्मीर के सर का ताज बोलते हैं, या फिर श्रीनगर ज्वेलियस, श्रीनगर का ताज बोलते हैं। मतलब अपने आप में इतनी सारी इसको उपाधियां दे रखी हैं, तो सोचिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वहाँ के लिए ये लेक। तो इसलिए यहाँ पे चर्चा में बनी हुई है। ठीक है, द लेक इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस। ये जो झील है वहाँ के बहुत सारे कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए भी यूज होती है, फिशिंग करते हैं वहाँ पे लोग, वाटर प्लांट वगैरह, हार्वेस्टिंग वगैरह चीज़ें वहाँ पे की जाती हैं सारी। तो वहाँ के इकोनॉमी का भी पार्ट है, समाज का भी पार्ट है, सोशल इकोनॉमी जो हमारा बोलते हैं ना, किस तरीके से कनेक्टिविटी होती है, समाज की चीज़ें कई बार, कल्चर्स की चीज़ें कई बार किसी इकोनॉमी के सेक्टर से लगी होती हैं। ठीक है, जैसे आप होली मनाते हैं, जैसे अभी होली का फेस्टिवल आने वाला है, तो आपको लगेगा होली एक तरीके से कल्चरल फेस्टिवल है, हमारा सालों से मना रहे हैं। आपने वो होलिका दहन वाली कहानियाँ सुनी होंगी। तो उसके साथ साथ एक इसका इकोनॉमिकल फैक्ट भी है। जो होली होती है वो ज़्यादातर गेहूं की कटाई के बाद होती है, जो फसल लगाई जाती है सितंबर अक्टूबर में, उसकी कटाई होती है। लोग, किसानों के घरों पे अनाज आता है, अनाज को बेचकर लोग पैसे वगैरह लाते हैं। तो पहले के टाइम में जब लोग पैसे वगैरह घर पे आते थे तो उसको फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते थे। या किसी के घर पे देखिए, इसके बाद ना होली के बाद शादियाँ भी देखने को मिलेंगी आपकी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता था कि भाई पैसे आ गए हैं घर पे, लड़की है लड़का, शादी कर देते हैं उसकी, तो उसकी उस खुशी में भी बनाते हैं। तो जो होली वगैरह है ना, हमारे जो सांस्कृतिक जो त्यौहार वगैरह होते हैं, कल्चरल जो चीज़ें होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से कनेक्टेड होते हैं। तो जब पैसा लोगों के पास ज़्यादा होता है तो पार्टी करते हैं। जैसे कुछ लोग जो गुड़गांव नोएडा जाइए, जैसे उनकी सैलरी आती है तो पैसे लेकर के सारे क्लब और पब चले जाते हैं पार्टी के लिए। वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता था, वो लोग इस तरीके से मनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल होने वाला है यूएनजीए के बारे में। ठीक है, यूएनजीए के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो देखने को क्या मिल रहा है, आप कभी देखिएगा, जब भी कभी पाकिस्तान हो गया या फिर कोई दूसरी इस्लामिक कंट्री हो गई, जब भी कभी उसको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पे ये कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि भाई ऑल ओवर वर्ल्ड में इस्लाम के खिलाफ जो है थोड़ी नेगेटिव अप्रोच बन रही है। लोग जो है नकारात्मक भाव से देखते हैं इस्लामिक लोगों को, या फिर बोलें कि डरने का फोबिया, मतलब जैसे होता है किसी को पानी से डर लगता है, मतलब हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, किसी को हाइट से डर लगता है, वैसे लोगों के अंदर इस्लामोफोबिया हो गया। मतलब इस्लाम के नाम से लोग डरने लग गए हैं। क्योंकि अगर आप डाटा उठाकर देखेंगे, कोई बड़ा आतंकवादी हमला हुआ हो, कोई टेररिस्ट रिलेटेड कोई भी लिंक आपको मिलता है, ज़्यादातर आपको वहाँ पे इस्लाम से, मतलब मुसलमान या मुस्लिम लोग ही मिलेंगे आपको वहाँ पे। बहुत कम व्यक्ति ऐसा होगा जो वहाँ पे इस्लाम धर्म से नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, लोग जो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं उनको थोड़ी हीन भावना से देखते हैं, उनसे डर कर रहते हैं, उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, उनसे कोई रिलेशनशिप मेंटेन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो भारत ने ये बोला है
कि आप इसको इस्लामोफोबिया मत बोलिए, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम से रिलेटेड चीज़ें अलग दूसरे पैमाने पे देखने को मिल रही हैं। जहाँ पे जो भी माइनॉरिटी होती है ना, उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। आप हर धर्म के बारे में बोलिए, आप सिर्फ मुस्लिम को क्यों हर जगह क्यों मुस्लिम इस्लाम 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 करते हैं? आप क्यों एक सेंटर मतलब बना रहे हैं इस्लाम को हर जगह पर? आप इसको बोल सकते हैं कि रिलीजियस फोबिया या रिलीजियो फोबिया बोल सकते हैं, कि किसी धर्म से रिलेटेड, किसी भी धर्म से रिलेटेड अगर किसी सेक्टर में डर फैल रहा है, फोबिया फैल रहा है, भय फैल रहा है, तो आप उसको रिलीजियस फोबिया बोलिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हम चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। India abstains in UNGA on Pak resolution on Islamophobia, says religiophobia against Hinduism, Sikhism must also be acknowledged. इंडिया ने बोला है कि आप इस्लामोफोबिया मत बोलिए, वरना हम इससे बाहर हो जाएंगे। हम जब वोटिंग होती है वहाँ पे, तो वोटिंग से इंडिया बाहर हो गया, उसने वोटिंग नहीं की है। तो इसमें बोला जा रहा है कि आप ना हिंदुज़म, जैसे अगर आप पाकिस्तान के ग्राउंड लेवल पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पे हिंदुओं को बिल्कुल साफ कर देगा, शायद ही कोई हिंदू परिवार आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको हिंदू कम्युनिटी दिखेगी नहीं वहाँ पे, ठीक है। सिखिज़म वगैरह हो गया, सिख जहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो चीज़ें अमान्य भी हैं। तो उसने बोला, इंडिया ने बोला कि आप रिलीजियोफोबिया नाम दीजिए, जहाँ पे भी जिस धर्म के साथ गलत हो रहा है उसको देखा जाएगा, ठीक है। लिखा है द 193 कंट्रीज जनरल असेंबली अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन मेजर्स टू combat Islamophobia introduced by the Pakistan on Friday, with 115 nations voting in favor nor against and 44 absence including India। तो 44 ऐसे थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है, याद रखिएगा। बात करें अगर रिलीजियोफोबिया की, रिलीजियोफोबिया इस्लामोफोबिया जो बोला जा रहा है वो है क्या? तो रिलीजियोफोबिया प्रेजेंट एन irrational or obsessive fear of anxiety of religion, religious faith, religious people or religion organizations। तो जैसे हमारे देखिए, शायद आपको हिंदू और सिख से समझ में ना आए, आप ना अगर कहीं पे रह रहे हैं, मतलब आपके ग्रुप में 4 दोस्त से 5 दोस्त हैं, जनरल मतलब बहुत ज़्यादा ही बेसिक बात बता रही हूँ आपकी, 4 लोग हैं, कोई पंजाबी है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई नॉर्मल हिंदू है, जैन है, एक मुस्लिम है। तो ये 4 लोग हैं ना, वो 5वां जो मुस्लिम है उसको थोड़ा अलग ही देखेंगे। जरूरी नहीं कि वो 5वां व्यक्ति सच में ऐसा जो जैसा हमने सुन रखा है, लेकिन क्या है, उससे थोड़ा डरेंगे, या मतलब डरेंगे क्या, उसको थोड़ा दूर रखेंगे, उसे थोड़ा कनेक्टिविटी कम करेंगे, क्योंकि चीज़ें ऐसी फैली हुई हैं कि भाई ये लोग बड़े कट्टर होते हैं, ये लोग ऐसा कर देते हैं, ये लोग वैसा कर देते हैं, इन्होंने बचपन में गाय काटी होगी, इन्होंने बचपन में इस जानवर को मारा होगा, ये तो घर पे नॉर्मल होता रहता है, ये इनके परिवार हो सकता है कि इनके परिवार से कोई टेररिस्ट रहा हो, चीज़ें ऐसी फैलती हैं। तो यही बात बोली जा रही है कि अगर किसी भी धर्म को लेकर कहीं पर भी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं तो आपको वहाँ पर उस के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्यवाही करने की ज़रूरत है। सिर्फ इस्लाम को हर जगह एजेंडा बनाकर मत चलिए। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी हमारी जो है, ग्लोबली हम जो टेररिज्म है उसको कैसे काउंटर करें, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं कि हमें अलग अलग तरीके से चीज़ें करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इस्लामोफोबिया या क्रिश्चोफोबिया वगैरह चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, धर्म की किसी धर्म के विरुद्ध लगता है, क्योंकि देखिए अभी जब हमारा CAA आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि आप सिर्फ मतलब नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को ही क्यों वहाँ पे अधिकार दे रहे हो, मुस्लिम कम्युनिटीज़ को अधिकार क्यों नहीं दे रहे हो? उसका रीज़न यही है, ज़्यादातर आतंकवादी घटनाएं जो हम मुस्लिमों के द्वारा की जाती हैं, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इन फ्यूचर कोई समस्या खड़ी हो जाए इसकी वजह से या इनकी वजह से, कि हमें ही कल वो कोसेगी जनता कि भाई आपने तो मुस्लिमों को ही आने का इजाज़त दी थी, आपने ही दी थी ना सबको कि आओ सब लोग बराबर, सब लोग आ जाओ। अब जब घटनाएं हो रही हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार वही होगा जिसने ऐसे रूल्स बनाए थे। इसलिए भाई अपने गवर्नमेंट अपने आप को बचाने के लिए भी चीज़ ऐसी करती है, तो डिसीजन यही लिया गया है, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है, जैसे चीज़ें होनी चाहिए वैसे ही होनी चाहिए, सारी चल नहीं रही हैं। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाते हैं, देखो यहाँ पे लोग, मतलब कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया जो इस्लाम को लेकर जो लोगों के अंदर फोबिया है उसको कम करने के लिए डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो क्या है लिखा है, इन 2022 द UN जनरल असेंबली adopted a Pakistan sponsored resolution to declare March 15 as International Day to Combat Islamophobia। पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन पास किया था UN में 2022 में, तो और UN ने माना कि इसलिए ठीक है, हम हर साल 15 मार्च को मनाएंगे इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम से जो लोगों को डर लगता है उसको कम करने के लिए हम हर बार 15 मार्च को इंटरनेशनली सेलिब्रेट कर, नेशनली नहीं, इंटरनेशनली सेलिब्रेट कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है। ये हमारा धर्म है, सॉरी धर्म कह रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। हमने बोला कि भाई हमने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी है,
जो शायद बहुत कम नेशंस देते हैं। तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे प्रावधान ऐसे कर रखे हैं, तो हम इसके पक्ष में नहीं है जो सिर्फ आप इस्लाम इस्लाम कर रहे हो। हम एक निरपेक्ष हैं। हम सभी धर्मों को बराबरी के साथ मानते हैं, सभी धर्मों को बराबरी के मौके देते हैं। तो ये चीज़ अगर आपसे कहीं पूछता है, देखिए धर्म का मुद्दा है, धर्म से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान भी इंक्लूड है, इस्लामिक स्टेट सारे इंक्लूड हैं वहाँ पे। 193 कंट्रीज में 115 जो है उनके पक्ष में वोट दे रहे कि हाँ चीज़ें ऐसे चल रही हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो आपको धर्म से रिलेटेड अगर हमारे संविधान में कुछ दिया है वो आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया। 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियस, जो जिस धर्म को मानना चाहता है, फॉलो करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, उसको अपनी मर्जी से कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू रन रिलीजियस अफेयर, अगर कोई रिलीजियस अफेयर चलाना चाहता है, वो वाला अफेयर नहीं, कोई संस्था वगैरह है तो चला सकता है। ठीक है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन, किसी धर्म के प्रचार के लिए किसी धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाएगा, किसी को पे नहीं करना है। फ्रीडम एज अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखिए अगर किसी मतलब मान लीजिए कोई मुस्लिम कॉलेज है, मुस्लिम स्कूल है, बच्चे वहाँ हिंदू वाले पढ़ रहे हैं, तो उन हिंदू बच्चों को या फिर हिंदू स्कूल में मुस्लिम बच्चों को पूरी आज़ादी है, अगर उस जो प्रेयर वगैरह वहाँ पे हो रही है हिंदुओं वाली कंफर्टेबल है तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप वहाँ से जा सकते हैं। ऐसा समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई मुस्लिमों का कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे अजान होती है हर मतलब शायद फ्राइडे को होती है, जुम्मा बोलते हैं जिसको। मान लीजिए फ्राइडे को अजान होती है, जुम्मा हो रहा है, ठीक है, पूरे कॉलेज में सारे बच्चे, स्कूल के सारे बच्चे कर रहे हैं जो मुस्लिम हैं, हिंदू बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो जो हिंदू बच्चे जिनको आता है, जो इंटरेस्टेड है, चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लेते हैं, कर लेंगे। जो नहीं करना चाहते उनको पूरी आज़ादी है कि वो मना कर सकते हैं कि भाई हम नहीं करेंगे। ठीक है। ये हमारे संविधान में सारे प्रावधान दिए गए हैं ऑलरेडी। ये फोबिया वगैरह, जैसे इस्लामोफोबिया की बात किया तो फोबिया और फियर में क्या फ़र्क होता है? फोबिया एक तरीके से इलनेस है, एक तरह से बीमारी है, जैसे आपने पढ़ा है ना, हाइड्रोफोबिया हो गया। ठीक है। फोबिया मतलब बीमारी एक तरीके से हो गया। ये इमोशन है, फियर मतलब डर गए। ऐसा तो है नहीं कि 4 महीने से कंटिन्यू डर ही रहे। जैसे अगर मान लीजिए कोई इस्लाम से डरा हुआ है, इस आतंकवादियों से डरा हुआ है, मतलब उसमें फोबिया वगैरह, आतंकी हमलों से या आतंकवादियों से किसी को फोबिया, तो परमानेंट है, वो परमानेंट है, उनके अंदर है वो, ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन बाहर आ जाएगा। तो क्या है, एक तरीके से इलनेस है जो लोगों के अंदर बनी हुई है कंटिन्यूसली। फोबिया मतलब एक इमोशन है, जब किसी चीज़ को देखा हमने, डर गए उस टाइम, बस उतने देर तक ही है। फिर क्या अननेसरी कंडीशंस हैं कि कोई भी कंडीशन, मतलब किसी को हाइट से डर लगता है, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, कोई चीज़ उसमें आप फिक्स नहीं है, किसी को डर लगता है, किसी को नहीं लगता है। मतलब किसी को लग सकता है कि 4 फुट ऊपर खड़े हैं, उसको वहाँ से भी डर लगेगा। ठीक है। नेसेसरी फॉर ह्यूमंस, भाई अगर किसी से डर लगता है, मतलब ये वाला क्या, फोबिया अलग है। यहाँ पे जो फियर की बात हो रही है, किसी को शेर से डर लगता है, तो शेर तो जेन्युइन है भाई, डरना चाहिए उससे, तो डर है, तो क्या है, नेसेसरी है फॉर ह्यूमंस। लॉन्ग टर्म इलनेस, बहुत लंबे टाइम तक रहिए, जब तक टर्म जो वहाँ के सराउंडिंग्स है वो चेंज नहीं हो जाएंगे, तब तक वो चीज़ कंटिन्यूसली बनी रहेगी। ठीक है। टेम्परेरी होता है ये, जितने देर डरेंगे उतने देर डरेंगे, बाद में भूल जाएंगे तो भूल जाएंगे, वहाँ से हट गए, बच गए। ठीक है। एक्सेसिव फीवर टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या इवेंट, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या इवेंट से बहुत स्पेसिफिक फियर होता है। नेचुरल रिस्पांस होता है टू एन इवेंट और ऑब्जेक्ट, हमारी बॉडी जो नेचुरली रिस्पॉन्स करती है वो एक तरीके से होता है। परसीव्ड थ्रेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा थ्रेट्स वगैरह उनको मिले होते हैं पास्ट में। डेंजर इज़ रियल में डेंजर होता है तभी इनको ऐसा लगता है। ठीक है। नीड्स ट्रीटमेंट, इनको एक तरीके से ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मली ये ठीक नहीं हो सकते। गोज विद टाइम के साथ साथ चला जाता है। जैसे बच्चे हैं, जो छोटा बच्चा है ना, हो सकता है कि जो छोटा बच्चा, मतलब छोटा बच्चा छोटा ही होता है कोई भी अगर 5 साल का मान लीजिए बच्चा है, उसको बचपन में किसी छिपकली से डर लगता है या फिर कुत्ते बिल्ली से डर लगता है, तो जरूरी नहीं कि वो डर हमेशा रहेगा। वो 10 साल का होगा, 15 साल का होगा, हो सकता है उनके साथ खेलता दिखे आपको, क्या टाइम के साथ डर वगैरह हैं जो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे बच्चों को मम्मी पापा से डर लगता है, कब तक डर लगता है? जब तक उनकी जॉब नहीं लग जाती, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं, जब तक पैसे मांग रहे हैं घर वालों से, तब तक डर लगता है, सॉरी, उनको। ठीक है, कि भैया लड़ जाएंगे तो पैसे नहीं देंगे हमको, कपड़े के लिए पैसा नहीं मिलेगा, मोबाइल के लिए नहीं मिलेगा, और चीज़ों के लिए नहीं मिलेगा, तो डर है। या फिर पापा पीट देंगे, क्योंकि उनके लिए बच्चे हो अभी आप,
किसी की शादी हो गई या किसी को जॉब लग गई, वो इंडिपेंडेंटली रह रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है खुद ही उठा रहा है, तो उसको डर नहीं लगेगा। टाइम के साथ साथ डर चला जाता है, लेकिन क्या अगर किसी को फोबिया है तो वो परमानेंटली रहेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे यूएनजीए के बारे में। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है वो क्या काम करती है, कैसे कैसे काम करती है, ये हमें पता होना चाहिए ना। ठीक है, कहाँ गया हमारा आर्टिकल? गिरा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असेंबली हमारी है इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो जो ये यूएनजीए है ये यूएन का पार्ट है। 6 असेंबली जो है उसी का मतलब एक 6 असेंबली है। आपको पता है यूएन के बहुत सारे पार्ट हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, सबके फंक्शंस अलग अलग हैं, तो उसी का एक यूएन का ही पार्ट है ये। इट सर्व्स एज यूएनजीए's मेन डेलिबरेटिव जो पॉलिसी मेकिंग वगैरह है, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन्स, मतलब इसका काम एक तरीके से पॉलिसी मेकिंग वगैरह का है, रिप्रेजेंट करना है चीज़ों को, सब काम करता है। यूएनजीए इज़ द ओनली यूएन ऑर्गन वेयर ऑल मेंबर्स स्टेट्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यूएनजीए एकमात्र ऐसा ऑर्गन है, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन के तहत काम करता है, और इसमें सारे स्टेट्स को बराबर हक दिया गया है, बराबरी के साथ रखा गया है। बाकी अगर आप देखेंगे ना तो सबका अलग अलग वेटेज है कि यूएसए का ज़्यादा है, रसिया का उसके बाद नंबर आता है, चाइना का उसके बाद है, इनके वोट्स इतने हैं, उनके वोट्स इतने हैं, कोई डेवलपिंग कंट्री छोटी सी है उसका महत्व वहाँ पे कम है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको बराबरी देखने को मिलेगी। ठीक है, यूएनजीए में ये सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, स्टेट्स वगैरह सारे रहते हैं। ठीक है, अगर बात करें फर्स्ट सेशन का हुआ था, ये 10 जनवरी 1946 को हुआ था फर्स्ट सेशन इन द मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल इन द लंदन। पहली बार इसका जो सेशन हुआ था वो जनवरी 1946 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर आपको इसका न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए इतना ही काफ़ी होगा। फंक्शंस वगैरह मैंने बता ही दिया आपका क्या है कि जो जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं वहाँ पे इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, कोई पॉलिसी बनानी है, कोई ऐसे काम हो रहे हैं जहाँ पे चीज़ें सुलझानी है, नेशनली इंटरनेशनली सामाजिक चीज़ें कैसे चल रही हैं, वो सब देखने का काम इसका होता है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वॉल्केनो है। ये वॉल्केनो दिख रहा है ना आपको? आई डोंट नो, वॉल्केनो वही लगा दी, दूसरा वॉल्केनो का फोटो लगा दिया है, दूसरा वॉल्केनो लग रहा है मुझे तो। कोई बात नहीं, सिर्फ आपको वॉल्केनो याद रखना है। जो वॉल्केनो एरप्शन हो रहा है ये, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मून पे। ठीक है, सॉरी मार्स पे। मार्स पे एक ग्रह, मतलब एक वॉल्केनो एरप्शन हुआ है वहाँ पे, उसके बारे में देखेंगे। देखिए लिखा है मैसिव वॉल्केनो हाइडिंग इन प्लेन साइट ऑन मार्स। मंगल ग्रह पे एक ज्वालामुखी था जो अचानक से फट गया है, और उसकी मतलब बात की जाए कि कितनी ऊंचाई तक फटा है, तो जितना हमारा माउंट एवरेस्ट जितनी हाइट है उसकी उतनी हाइट तक गया है। और अगर उसका एरिया कवर करें कितनी दूर तक फैला, तो 250-300 किलोमीटर आसपास सारा इलाका उसने कवर किया है। तो इस बारे में देखेंगे, क्योंकि हम आजकल जो है बहुत सारे स्पेस स्टेशंस बना रहे हैं, बहुत सारे स्पेस मिशंस भेज रहे हैं, तो चीज़ें अगर ऐसी चल रही हैं, हम वहाँ पे कल को कॉलोनी बनाने वाले हैं, हमको पता ही नहीं कि वहाँ वॉल्केनो है 300 किलोमीटर दूर पे, और वो फटता है तो 400 किलोमीटर दूर की कवर कर लेता है। पता चले बसाया आज और कल उजाड़ दिया उसने, तो चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये थोड़ा यूनिक है, तो क्वेश्चंस भी आपसे पूछने की संभावना है। मार्स ये रहा, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, चौथे नंबर का ग्रह है ये। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे ग्रह यहाँ पे दे दिए हैं मैंने, ताकि अगर आपका रिवीजन अधूरा रह गया है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, इसका नाम है नेक्टिस, नेक्टिस वॉल्केनो। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो बोलेगा नेक्टिस वॉल्केनो कहाँ पर है, तो ये मार्स पर है। लोकेशन क्या है इसकी, ये देखेंगे हम। ठीक है, इट इज़ मोर देन 9022 मीटर्स हाइट, मतलब 8848 हमारे माउंट एवरेस्ट की हाइट है, और 9022 किलोमीटर की हाइट का जो है वहाँ पे इरेप्शन हुआ है, विच इज़ हाइयर देन द हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ माउंट एवरेस्ट 8849। जब मैंने पढ़ा था तो 8848 था। आपको पता है कि हमारा माउंट एवरेस्ट जो है वो एक तरीके से यंग माउंटेन है, ग्रो कर रहा है, अभी भी ऊंचाई उसकी बढ़ रही है। तो अब कितना हो गया? 8849 हो गया। ठीक है, द आउटर स्लोप्स ऑफ दिस वॉल्केनो एक्सटेंड अप टू 225 किलोमीटर्स 140 मीटर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अलग, जैसे यहाँ पे वॉल्केनो एरप्शन जो ये फैला है ना चारों तरफ, लगभग कितना है? 225 किलोमीटर। स्पेशलिटी क्या है इस वॉल्केनो की?
दिस वोल्केनो हैज़ बीन एक्टिव ऑन मार्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे टाइम से एक्टिव है। एक्टिव मतलब क्या, एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, जिसमें कंटिन्यूअसली लावा बाहर निकलता रहता है, विस्फोट होता रहता है, उसको हम एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है। अथिन वॉल्केनिक डिपॉजिट इज सिचुएटेड इन द साउदर्न ईस्टर्न पार्ट। तो साउदर्न ईस्टर्न पार्ट जो मार्स का है वहाँ पे डिपॉजिट मिल जाएगा आपको वॉल्केनो का। देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन आइस ग्लेशियर बिलो इट। बोला जा रहा है कि हो सकता है इसके नीचे एक आइस बेल्ट हो, क्योंकि ये बहुत टाइम से वहाँ पे जम रहा है, ठंडा हो रहा है, जम रहा है, ठंडा हो रहा है, तो इसके नीचे आइस होने की संभावना है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन नॉक्टिस लैब्रिंथुस एंड वैली मैरिन नेरिस ऑफ मार्स। तो ये दो चीज़ें हैं जिसके बीच इसके लोकेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा ये नॉक्टिस और वैली मैरिनेरिस, ठीक है। देयर आर 3 अदर फॉर्मिंग जाइंट्स वॉल्केनोज नियर द रीजन। और यहाँ पे 3 और ऑलरेडी हैं। एक इसका है, इसका नाम है स्क्लेरियस मोन्स एंड पवोनिस मोन्स, और तीसरा है आर्सिया मोन्स। ये 3 ऑलरेडी वॉल्केनोज हैं। कहाँ पर है, मार्स पर है। नाम याद रखिए, कई बार आपसे नाम पूछता है कि ये वॉल्केनो कहाँ पर है, किस ग्रह पर है, तो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसकी इंपॉर्टेंस मार्स में क्या है, ठीक है। दिस डिस्कवरी इज इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ मार्स एंड इट्स पोटेंशियल फॉर लाइफ। हमें अंडरस्टैंड करना है अगर मार्स को कि उस ग्रह में चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या चलती हैं, तो हमें समझना होगा कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे चीज़ें कैसे चलती हैं। इसलिए हमारे लिए में इंपॉर्टेंट हो जाता है। द स्टडी ऑफ दिस वॉल्केनो यूज डाटा फ्रॉम वेरियस मार्स मिशन इंक्लूडिंग मैरिनर 9 हो गया, वाइकिंग ऑर्बिटर 1 हो गया एंड 2 हो गया। द मार्स जो मतलब इसे बोला जा रहा है कि हमने ना जो ये डाटा कलेक्ट किया है, जो चीज़ें हम आज पढ़ रहे हैं, जो हमें पता है, वो हमने बहुत सारे मिशन ऑलरेडी भेजे हैं, और उन मिशन से हमें जानकारी मिली है कि चीज़ें ऐसी ऐसी हैं वहाँ पे। और इन फ्यूचर अगर हम वहाँ पे कॉलोनी बसाने वाले हैं, तो हमें और भी मिशन भेजने पड़ेंगे वहाँ पे, और वहाँ का जो डाटा है हमें अच्छे से कलेक्ट करना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे चलती हैं वहाँ पे, जीवन यापन कैसे संभव हो पाएगा वहाँ पे, हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसे चेंज किए जा सकते हैं। अगर बात करें हम कि कौन कौन से मिशन भेजे गए हैं, तो 1971 में मार्स 2 एंड मार्स 3 बाई सोवियत यूनियन ने भेजा था, ठीक है, याद रखिएगा। 2013 में भेजा है इंडिया मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मॉम बोला जा रहा है। और मंगलयान इज द इंडियाज मार्स ऑर्बिटर दैट हैज़ बीन सर्विंग द प्लानट सिंस सितंबर 2014। तो 2014 से कंटिन्यूसली हमारा एक मंगलयान जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा है। 2021 में किसने भेजा, 2021 में यूएई होप मार्स मिशन जो भेजा था उन्होंने, ये वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। 2021 में एक और भेजा गया था ताइवान, तियानवेन जो है, तियानवेन एक चाइना का है मार्स मिशन जो है, फर्स्ट मार्स मिशन था चाइना का ये, ठीक है। 2021 में देखिए और किसने भेजा है, एक्सो मार्स जो है रोवर 2021 में भेजा गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, और रसिया की स्पेस एजेंसी दोनों ने मिलकर भेजा था। सस्पेंडेड आफ्टर रसियाज इन्वेशन ऑफ यूक्रेन, सस्पेंड कर दिया उसका बाद में जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया, जो उनका युद्ध चल रहा आपस में, ठीक है। 2021 में एक और भेजा गया था एक्सो मार्स रोवर, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने फिर अकेले ही भेज दिया अपना कि भाई हम अकेले ही भेज लेंगे, ठीक है। ये हमने नोट इसलिए लगाया है, तो पहले तो पैसे की कीमत बताने के लिए कि भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाने के लिए आप पढ़ रहे हो यहाँ पे कि पैसा मतलब जॉब लग जाएगी, पढ़ेंगे अच्छे से तो पैसा मिलेगा। तो ये फ़ोटो किसकी है, कमेंट करके बताइए। पढ़ा रहे हैं मंगलयान, देखिए लिखा मंगलयान। तो इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई हमने अपने नोट पर छाप दिया उनको कि भाई मंगलयान कैसा दिखता है। ये सारे यहाँ पे लगाए हैं, अलग अलग प्लैनेट्स वगैरह हैं, उनके जो उपग्रह होते हैं सारे यहाँ पे लगाए हैं। देखिए अर्थ का है मून, ठीक है, मार्स के 2 हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है, जुपिटर के हैं, ये ईओ बोलते हैं उसको, यूरोपा, गैमेड, कैलिस्टो, ये सैटर्न के हैं। ये सारे देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सारे यहाँ पे जितने जितने जिसके भी उपग्रह हैं वो सारे यहाँ पे मैंने लगा दिए, ठीक है। हो गया हमारा का सारा आर्टिकल कवर। अब चलते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। आपको पता है हम डेली 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा, ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है हाल ही में वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शंस है यहाँ पे, विकल्प ए आरसीबी, विकल्प 2 एमआई, विकल्प 3 दिल्ली कैपिटल, या फिर यूपी। जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, कई देखिए हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। जैसे मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, ये क्वेश्चन बनाया है मैंने इंस्टाग्राम से ही, मतलब इंस्टाग्राम में मैंने कुछ बहुत सारे पेजेस वगैरह फॉलो किए हैं जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नीचे डालते हैं, कुछ मीम्स वगैरह हैं। तो ये मैंने मीम्स से उठाया, पढ़ाई वाले ग्रुप में नहीं आया था, मीम्स वाले में आया था। उसमें मेल जो है क्रिकेटर और फीमेल क्रिकेटर को थोड़ा सा
मजाक के तौर पे लिया जा रहा था। तो वहाँ पे देखा मैंने कि अच्छा ठीक है, वुमेन प्रीमियर लीग पे भी किसी ने खिताब जीता है, उसके बारे में मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा क्वेश्चन बनना चाहिए आपका, ठीक है। क्योंकि फीमेल्स वगैरह क्रिकेट वगैरह में देखिए जितनी मतलब जितनी इंपॉर्टेंस, जितनी पहचान मिली हुई है ना मेल क्रिकेटर्स को, शायद उससे ज़्यादा मेहनत करती होंगी लड़कियां जो क्रिकेट खेलती हैं वहाँ पे, क्योंकि फिजिकली इतनी स्ट्रांग होती नहीं जितना मेल होते हैं। फिर भी क्या है, क्रिकेट खेल रही हैं, खिताब ला रही हैं, नहीं ला रही, जो भी कर रही है, लेकिन क्या है उनको इतनी पब्लिसिटी मिली नहीं है। जितने में पूरी क्रिकेट टीम जो फीमेल्स की आ जाएगी उतने रुपए में एक प्लेयर बिकता है मेल कैटेगरी का जो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे हैं आरसीबी, एमआई, दिल्ली कैपिटल या यूपी। सही हमारा कौन सा है, बताइए आंसर। आरसीबी है, आरसीबी ने जीता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। रनर अप कौन रहा है, ये देखिए यहाँ पे का सेकंड एडिशन था, ठीक है, इसके पहले फर्स्ट हो चुका है। फर्स्ट में कौन जीता था आप मुझे बताइए, सेकंड एडिशन था, जीता किसने, आरसीबी ने। रनर अप कौन रहा है, डीसी, आरसीबी कैप्टन, देखिए यहाँ पे उन्होंने कर दिया है, कोई नहीं हम करते हैं यहाँ पे अलग, ठीक है, अलग अलग, इनको सेपरेट सेपरेट करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे हम, क्योंकि एक साथ जो है ढंग से नहीं हो पाता है, ठीक है। सेकंड एडिशन हुआ है, यहाँ तक अलग, ठीक है। जीता कौन है, आरसीबी। रनर अप कौन रहा है, डीसी, ठीक है, डीसी मतलब दिल्ली कैपिटल। आरसीबी कैप्टन कौन है, स्मृति, स्मृति मंदाना है, ठीक है। ऑरेंज कैप किसे दी गई है, ऑरेंज कैप का मतलब होता है जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। ऑरेंज कैप दी गई है इलियस पेरी को। पर्पल कैप दी गई है श्रेयांका पाटिल को, ठीक है, जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। फाइनल्स में दिल्ली अरुण जेटली जो है स्टेडियम में खेला गया है, ठीक है। अगर पूछा है कि फाइनल्स कहाँ खेला गया, दिल्ली में खेला गया है, कौन सी स्टेडियम में खेला गया, अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया है, ठीक है। ये सारी हो गई। अभी कुछ ट्रॉफीज वगैरह चर्चा में थी तो सारी यहाँ पे डाली है मैंने, इनको देखते हैं जल्दी जल्दी से। रणजी ट्रॉफी जो है 2024 की मुंबई विदर्भा को मिली हुई, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी है एचआर राजस्थान को, हजाना और राजस्थान को मिली हुई है। किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड मिला है, मोहम्मद शामी को मिला हुआ है। सीके नायडू अवार्ड्स मिला है रवि शास्त्री को, प्लस फारूक इंजीनियर को मिला है, ठीक है। इनके नाम पे जोक्स बनते रहते हैं कि सबसे इंजीनियर हैं क्या। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेट हैं डायना एदुल्ली, ठीक एदुलजी, ठीक है। 2023 के लिए सर गरफील्ड सोबरस ट्रॉफी मिली है पेट कमिंस। 2023 के लिए राचेल हे हो फिलिप ट्रॉफी मिली है नेट साइगर को, ठीक है। ये सारे हमारे ट्रॉफीज वगैरह होगी, चर्चा में थी, सारी मैंने कवर कर दी हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन इनसे बनता है तो गलत मत करके आइए, पढ़ाने का कोई फायदा नहीं मेरे अगर गलत करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला हाल ही में लॉन्च पीबी शब्द पहल का संबंध किससे है। जिसने मेरा कल का आर्टिकल देखा था उसको पता होगा पीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए आप चाहे तो दिमाग भी लगा सकते हो, यहाँ पे पीबी मतलब प्रसार भारती, सारी सी बात है शब्द, ठीक है। तो जो प्रसार भारती शब्द है ये सब हमारा सही आंसर हो गया। प्रसार भारती के भारती के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया था, फिर भी देख लेते थोड़ा जल्दी से। इसमें एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है ये, ठीक है, सरकारी प्रसारण केंद्र का काम करता है, जिसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 में हुई थी। आकाशवाणी हो गया, ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क, दूरदर्शन हो गया, टेलीविजन नेटवर्क इसके प्रमुख घटक हैं, ये सारे इसी के तहत काम करते हैं। प्रसार भारती के प्रथम अध्यक्ष जो थे निखिल चक्रवर्ती थे, ठीक है, याद रखिएगा नाम इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, हाल ही में पानी और हवा दोनों में चलने वाला हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है। क्या पूछा जा रहा है, हवा, बोला हवा और पानी दोनों में चलने वाला हाइब्रिड मानव रहित वाहन। वाहन मतलब एक तरीके से ड्रोन टाइप का है, ऐसा बहुत बड़ा वाहन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारे हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी जोधपुर या आईआईटी दिल्ली। सही आंसर है आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर ने बनाया है, तो पानी के अंदर भी चल जाएगा, पानी के ऊपर भी चलेगा, तैर मतलब तैर सकता है, और हवा में भी चलेगा। जैसे समुद्र वगैरह पे कभी कभी ऑयल लीक हो जाता है तो वहाँ पे कितने एरिया में फैला है, कहाँ कहाँ पे है, ये सारा मॉनिटर करने के लिए हम इनका यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो एआई से रिलेटेड या ड्रोन से रिलेटेड मैंने चीज़ें यहाँ पे डाली हैं। देखिए लिखा भारत जो है ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया हुआ था। इसका आयोजन भारत ने विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था, इसका नाम था इंद्रजाल। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट बनी है किस शहर में, चेन्नई में लॉन्च की गई है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर खुलेगा, तमिलनाडु में खुलने वाला है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? वरुण का किया है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत ने। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला देश बना है इजराइल। ठीक है। देश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर एमपी में खुलने वाला है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी केरला में। ये सारे ड्रोन से रिलेटेड चीज़ें हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? फूलदेई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन हमारे हैं सिक्किम, आसाम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हमारा है उत्तराखंड। देखिए फिर और भी सारे अलग अलग उत्सव महोत्सव वगैरह डाले हैं मैंने यहाँ पे। बन्नी उत्सव मनाते हैं आंध्र प्रदेश में, ये कर लेगा आंध्रा। ठीक है। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाते हैं। सिग्मो महोत्सव मनाते हैं गोवा में। तानसेन महोत्सव मनाते हैं ग्वालियर एमपी में मनाया गया था। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में, पता होगा आपको, अगर दिल्ली में रहते हैं आप तो ये सुनते रहते होंगे। हेथई अम्मन महोत्सव तमिलनाडु मनाते हैं। जल्लीकट्टू पता ही होगा तमिलनाडु मनाते हैं। थाईपुरम त्यौहार हो गया, आदि पेरक्कू, सब चीज़ें वहाँ मनाई जाती हैं। कंबाला जो है कर्नाटक में मनाते हैं। मकर विल्लकू उत्सव जो है केरला में मनाते हैं। ऊँट महोत्सव जो है, ऊँट कहाँ होते हैं? बीकानेर राजस्थान में मनाएंगे यहाँ पे। मरु महोत्सव क्या है? मरु मतलब मरुस्थल हो गया, जैसलमेर राजस्थान में मनाएंगे ये हमारे हो गए सारे जो भी मनाए गए हैं फेस्टिवल्स। ठीक है। वो आपके वन लाइनर फॉर्म में आते हैं, कभी कभी मैचिंग के रूप में भी आते हैं, तो याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? बताइए। ये सारे एप्लीकेशन है। ऑप्शन हमारे हैं संकलन ऐप, संकल्प ऐप, सागर ऐप, संपूर्ण ऐप। तो सही आंसर बताइए क्या होगा इसका? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? ये हमारा है संकलन ऐप। ठीक है, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कौन सा एप्लीकेशन सही है? हमारा है संकलन है। ठीक है, संकलन है। इसके बारे में देखिए, अगर पूछते हैं NIA का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारी है। CCMS क्या है? क्रिमिनल केस मैन। ये हमारे सारे अलग अलग पोर्टल्स स्टार्ट किए गए, अलग अलग हमारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ये सारे मैंने यहाँ पर रखे हैं। अगर बात की जाए आईना पोर्टल आवास व शहरी कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया था। सी विजिल जो पोर्टल है वो स्टार्ट किया था हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और इनको जो ऐप है इलेक्शन कमीशन इंडिया का भी यही है। ठीक है। भूमि राशि पोर्टल जो बढ़ाया था, मैंने आपको कल परसों पढ़ाया था, सड़क व परिवहन मंत्रालय ने जारी किया था। ठीक है। ई अमृत ऐप है नीति आयोग द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे पोर्टल्स हैं। सुस्वागतम पोर्टल हो गया, सुस्पास हो गया, फास्टर हो गया, सुवस हो गया। मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे पोर्टल बना रखे, याद रखिएगा। निदान पोर्टल किसका है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का है। पाठ मित्र पोर्टल है वस्त्र मंत्रालय का। उद्गम पोर्टल आपका है RBI का। और फीस्ट सॉफ्टवेयर हमारा है इसरो का है ये। ठीक है। और संदेश ऐप है अर्धसैनिक बलों के लिए है एप्लीकेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है संचार साथी पोर्टल, IT मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ई केयर पोर्टल की बात किया कि ई केयर पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमारा ई पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है संभव पोर्टल। पूछा है कि संभव पोर्टल जो है किस हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है, किस संस्था ने लॉन्च किया, तो भारतीय सेना ने सुरक्षित संचार के लिए। जैसे हमारे भारतीय सेना के जो जवान वगैरह हैं वो मैसेज वगैरह भेजने के लिए अगर व्हाट्सअप यूज़ करते हैं या कोई अलग दूसरा सोशल साइट यूज़ करते हैं, तो उनके मैसेजेस कहीं लीक ना हो जाए। उनकी प्राइवेसी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा का काम करते हैं वो, इसलिए उनके अलग से बनाया गया है संभव पोर्टल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ई साक्षी ऐप, जो है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए बनाया गया है। ये हमारे सारे हो गए जो भी हमारे मेन इंपॉर्टेंट सारे ऐप्स थे, पोर्टल्स सारे मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ से किया है? ऑप्शन हमारे हैं झारखंड, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात से इन्होंने स्टार्ट किया है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ी डिटेल्स। यहाँ पे सारा मैंने अलग अलग देखिए डाला हुआ है। आप कहेंगे तो मैं बता देती हूँ सारा, इसको पढ़ देती हूँ एक बार। वैसे मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हैं आपको, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या हैं, बस याद रखिए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ से किया है, तो कहाँ से किया है? गुजरात से किया है। ठीक है। ये सारा हमारा डाटा है कि अलग अलग देश का पहला यूनिटी मॉल, मतलब देश में हमारा पहला जो भी अभी 2024 में किया गया है वो सारा यहाँ पर मैंने
ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर एक दो बार रीड कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा। मैंने करंट अफेयर के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज न्यूज़ में रहे हैं उनके सारे डायमेंशंस कवर किए। अगर कोई पॉलिटी से है तो आर्टिकल डिस्कस किए हैं, अगर ज्योग्राफी से है तो उसको लोकेशन डिस्कस की है, इकोनॉमिक्स से है तो उसका बेसिक पोर्शन में कवर किया हमने, ताकि कुछ भी चीज़ें मिस ना हो। उसके बाद हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वन लाइनर फॉर्म में। उसके बाद उनका सारा उनसे रिलेटेड कोई चीज़ अगर है, जैसे कोई पोर्टल है किसने लॉन्च किया, तो जितने पोर्टल से वो सारे कवर कर लिए। कोई अगर किसी के द्वारा योजना स्टार्ट की गई तो हमारे यहाँ पे 2024 में जितनी योजनाएं शुरू की ये सारी देख ली मैंने, सब कुछ कवर कर लिया है हमने। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, जो डेली आपको पढ़ा रही हूँ करंट अफेयर्स वगैरह जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। ठीक है, अच्छे से बढ़ते रहिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियो डेली देख करके लाइक करते रहिएगा। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू।